पुराने वैल्यूज़, जी हाँ, पेरेंटिंग का सिस्टम, माइक्रो मैनेज करना, जॉइंट जी, फैमिली सिस्टम, बिल्कुल, ये इसके अलग अपने असरात थे और जी, वो वैल्यूज़ के जी हाँ, साथ तरबियत घर बिल्कुल, से ही शुरू हो जाती बिल्कुल, थी। बिल्कुल, और हमें पता होता था कि लोगों की इज्जत कैसे करनी है, बिल्कुल, एहतराम कैसे करना है। आजकल हम कहते हैं कि डिजिटल मीडिया का ज़माना है, यू नो टीवी और सोशल मीडिया ने बड़ी तरक्की में बड़ा इजाफा किया, जी लेकिन हाँ, साथ साथ हमने ये देखा कि वो जो वैल्यूज़ उस ज़माने के, जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं, जो उस वक्त थे, जो इक़्तिदार उस वक्त थे, जो आदाब उस वक्त थे, वो जी, आज बिल्कुल। नहीं है और उसका बिल्कुल बहुत फुकदान है। और इसका असर फिर आप देखेंगे कि इनसे अगली आने वाली नस्लों में पड़ेगा। वे वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते थे। जब मेरी शादी हुई तो इब्तदाई अय्याम में मेरा भी रवैया वैसा ही था कि अच्छा, कोई बात हो गई, वो जो बीवी आपने को, देखा उसी तरह हाँ, से बीवी आप। को झाड़ दिया, डांट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन कुछ अरसे बाद मैंने खुद रियलाइज़ किया कि ये तो बहुत ही बदसलूकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक यूथ पल्स का एक और नया एपिसोड। और आप जानते हैं कि हर नए एपिसोड में हमारे साथ एक नए मेहमान होते हैं, उनसे गुफ्तगू होती है और कोशिश ये होती है कि उनकी गुफ्तगू से हमारे नौजवान कुछ रहनुमाई पाएँ, अपने मसाइल का हल तलाश करें, कोई मोटिवेशनल चीज़ हो जो उनको इंस्पायर करे। और इसीलिए हम ऐसे लोगों को दावत देते हैं जो एक वसी तजर्बा रखते हैं। हम या तो बात करते हैं अपने यूथ से और या फिर उन लोगों से जो यूथ की डेवलपमेंट और इन्फ्लुएंस करने में बड़ा एक किरदार अदा करते हों। आज इसी तरह के हमारे एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, सलीम मेमन साहब। और सलीम मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। आप से बड़ी बातें होनी और बड़ा इंतज़ार था आपका कि आप वक्त निकालें और तशरीफ़ लाएँ। तो हम ये स्टार्ट करते हैं पहले कि ये प्रोग्राम तो है यूथ के बारे में, यूथ के मोटिवेशनल बातों से, उनकी चीज़ों से जो उनको मोटिवेट करें। आप जानते हैं कि आज की यूथ परेशान है, मसले मसाइल बहुत हैं। डिग्रियां हैं तो नौकरी नहीं मिलती, और अगर नौकरी मिलती है तो वो उस तरह की नहीं है जिस डिसिप्लिन में उन्होंने क्वालिफ़िकेशन एक्वायर की होती है। टेक्निकल स्किल्स हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो ये सारे मसले हैं जो आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन टू स्टार्ट विद, जिस तरह हमारा ट्रेंड है कि हम ये चाहते हैं कि आप अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें राइट फ्रॉम बिगिनिंग, कि ये एकेडमिक जर्नी कहाँ से शुरू हुई और फिर कहाँ कहाँ आप रहे, किन किन जगहों पे रहे, तो ये ज़रा हमें बताएं। शुक्रिया शेख साहब। इब्तदाई तालीम मेरी हैदराबाद में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हुआ करता था, तिलकशाड़ी पे। उसका एक प्रैक्टिसिंग स्कूल था, वहाँ से मैंने प्राइमरी की तालीम हासिल की। फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल हैदराबाद में मैं आ गया, 9th तक वहाँ में पढ़ा। तो 65 में हम फिर कराची आ गए। अच्छा। और 65 में कराची कैंपस में हम शिफ्ट हो गए। फिर वालिद हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार हो गए और 57 बरस के थे तो उनके लंग्स में पानी आ गया, दिल बढ़ गया, तो उनका इंतकाल हो गया। तो जब इंतकाल हो गया तो मैं सबसे बड़ा था और मैं उस वक़्त यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लग चुका था। मैं अप्रैल 73 में मैंने ज्वाइन किया कराची यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर इन सिंधी डिपार्टमेंट, और जुलाई 73 में मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न को ज्वाइन किया। जी, हमें वो वक्त आपका याद है कि जी। जब और उससे पहले हाँ, जब मैं बीए में पढ़ता था तो 1 यूनिट टूटा 1970 में। जब 1 यूनिट टूटा तो रेडियो पाकिस्तान कराची से सिंधी प्रोग्राम भी शुरू हुए। और एक दिन उस ज़माने में टीवी में भी तो थे नहीं, हमारे घर में रेडियो ही सुना करते थे। तो उस पर एक अनाउंसमेंट आई कि जी हमें सिंधी आर्टिस्टों की ज़रूरत है ड्रामे में काम करने की। हमें भी शौक़ हुआ, हम भी पहुंच गए वहाँ। तो उन्होंने एक दिन हमें बुलाया कि जी आप फ़लाँ दिन आइएगा, आपका ऑडिशन होगा। जब ऑडिशन के लिए हम गए तो अमर जलील साहब उस ज़माने में हाँ। रेडियो पाकिस्तान में थे और रिसर्च ऑफिसर थे वहाँ।
और मंजूर कुरैशी जो जनरल मैनेजर होकर रिटायर हुए पीटीवी के, वो अनाउंसर थे वहाँ। अच्छा। तो उन्होंने हमें स्क्रिप्ट दिए, एक ड्रामे के, एक तारीखी ड्रामा था, उसके स्क्रिप्ट दिए। हम 3 लोग वहाँ जमा हुए थे। एक मैं, एक महबूब आलम जो बहुत बड़ा टीवी का आर्टिस्ट हुआ, और एक जाहिद मासूमी जो बाद में रेडियो पे टेलीविज़न पे प्रोड्यूसर अपॉइंट हुआ। तो हमें जो स्क्रिप्ट दिया गया उसमें मुझे बादशाह का किरदार दिया गया, महबूब आलम को वज़ीर का किरदार दिया गया, और जाहिद मासूमी को भी कोई किरदार दिया गया। और ये कहा गया कि अपने अपने जुमलों को आप देखें। रेडियो और टीवी के ड्रामों के जो स्क्रिप्ट्स होते हैं वो पुलिस के पेपर पे लिखे जाते हैं, आधे पे डायलॉग्स लिखे जाते हैं और आधे पे हिदायत होती हैं, अदाकारों के लिए भी और प्रोड्यूसर के लिए भी, कि मसलन ये जुमले की अदायगी करते वक्त किरदार को किस तरीके से बिहेव करना है, क्या तासुर देना है। ये प्रोड्यूसर के लिए भी हिदायत होती थी कि वो ड्रामे की रिकॉर्डिंग करते वक्त उससे वो तासुर ले। और एक अदाकार के लिए, सदाकार के लिए भी होती थी कि उसकी अदायगी उस तरीके से होनी चाहिए। ठीक। अब मैं दुबला पतला सा होता था, अब बादशाह के किरदार के लिए एक शाहाना अंदाज गुफ्तगू दरकार था। तो रेडियो में होता ये है कि एक तरफ स्टूडियो होता है, बीच में कंट्रोल रूम होता है जहाँ मशीनें लगी हुई होती हैं, और तीसरे में प्रोड्यूसर, और बीच में शीशा लगा होता है, प्रोड्यूसर को हर चीज़ नज़र आ रही होती है। अब वो मंजूर कुरैशी मुझसे बार बार यूँ करे कि बात के शाहाना अंदाज इख्तियार करो। हम न खुद शाहाना थे, न जिस्मानी तौर पे शाहाना थे। सही। तो बहरहाल वो ऑडिशन दिया, तो हम तीनों फिर नीचे आए अमर जलील साहब के कमरे में। तो जाहिद मासूमी ने कहा कि जी क्या हुआ हमारा ऑडिशन का रिज़ल्ट, हमें बताएं। तो मंजूर कुरैशी साहब ने कहा कि हम आपको ख़त के ज़रिए इत्तला करेंगे। मुझे तो मालूम था कि ख़त क्या आएगा। तो जाहिद मासूमी बज़िद थे कि नहीं साहब, आप ख़त में क्या भेजेंगे, जो आपने हमें देखा वही बताएंगे ना, तो अभी बता दें आप हमें। तो मंजूर ने अमर जलील साहब की तरफ देखा, अमर जलील साहब ने यूँ इशारा कर दिया कि हाँ ठीक है। तो उसने कहा कि जी महबूब आलम के लिए उन्होंने कहा कि ये इनको हम ले रहे हैं, आप दोनों अप्रूव ये नहीं कहा उन्होंने कि आप रिजेक्ट हुए, उन्होंने कहा आप दोनों को हम अप्रूव नहीं कर रहे हैं। मैं तो खामोश हो गया। जाहिद मासूमी कुर्सी से उठा और उसने अपने आप को पटखा और कहा कि जी मैं शिकारपुर का रहने वाला हूँ, और मैंने इतने ड्रामे, स्टेज ड्रामे किए और ये किए और ये किए और वो किए, और आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि अमर जलील ने कि ये स्क्रिप्ट आप ले जाएं, आप घर पे थोड़ी सी आईने के सामने तैयारी करें, रिहर्सल करें, फिर आप आएँ तो फिर हम आपसे फिर ऑडिशन लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हमने कहा जी हम जाएं। तो मैं जब जाने लगा तो अमर जलील ने मुझे रोका, कहा कि 1 मिनट तुम बैठो। मैंने कहा जी। उनसे मेरी पहले से वाक़फ़ियत थी, क्योंकि अदब में पढ़ाता था, अदब का शागिर्द था, वो बहुत बड़े माने हुए अदीब थे, तो हम एक दूसरे को जानते थे। उन्होंने कहा देखो तुम्हारी आवाज़ जो है वो माइक्रोफोनिक है, तुम ड्रामे के अदाकार तो नहीं बन सकते हो, लेकिन अगर तुम न्यूज़ के लिए ट्राई करो तो मुझे उम्मीद है कि तुम सिलेक्ट हो जाओगे। तो न्यूज़ में जमा शाह राजदी थे जो यूनिवर्सिटी में हमसे साथ पढ़ते थे, हमसे सीनियर थे, वो वहाँ न्यूज़ एडिटर लग चुके थे रेडियो पाकिस्तान कराची में। तो उन्होंने कहा तुम राशदी को जानते हो? मैंने कहा हाँ, यूनिवर्सिटी में हमसे सीनियर थे, बड़े भाइयों की तरह। कहा उनसे मिल लो। और वो मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा ठीक है। ये उन्होंने किसी को बुलाया और मुझे 2 न्यूज़ बुलेटिन दिए, घर जाके प्रैक्टिस करो, कल आना हम तुम्हारा ऑडिशन लेंगे। मैं दूसरे दिन फिर न्यूज़ के ऑडिशन के लिए गया और खुदा का करना कि मैं हो गए, अप्रूव हो गया। आपका कितना अर्सा रहे वहाँ पे न्यूज़ ऑडिशन? मैंने रेडियो में 17 बरस खबरें पढ़ी हैं। 17 बरस 87 तक। और टीवी पे मैंने 2010 से शुरू 1973 से शुरू किया और 2010 तक 37 बरस तक मैंने टेलीविज़न पे ख़बरें पढ़ी हैं। उर्दू में, सिंधी में, और सिंधी के प्रोग्राम एज ए करंट अफेयर्स के प्रोग्राम मैंने किए हैं।
और उस ज़माने एक ज़माना था कि शहर में पहिया जाम हड़तालें हुआ करती थी, एक सियासी जमात पहिया जाम हड़तालें कराती थी। तो मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में रहता था, बाकी लोग बेचारे अपनी गाड़ियों में आते थे, मेरे पास एक पुरानी फॉक्स वैगन हुआ करती थी। तो न्यूज़ वालों का कहना था कि भाई कोई आए ना आए, तुम्हें तो आना ही आना है, और जिस दिन हड़ताल हो और कोई मसला हो उस दिन और जल्दी आना है, क्योंकि ख़बरें भी तुम्हें तर्जमा करनी है। तो मैं जब पहुंचता था, ख़बरें तर्जमा करता था, तो मालूम हुआ कि जी उर्दू का न्यूज़कास्टर भी नहीं आया। तो पहले 5 मिनट का उर्दू का बुलेटिन होता था, फिर 10 मिनट का सिंधी का बुलेटिन होता था। तो वो उर्दू का बुलेटिन न्यूज़ एडिटर मुझे दे देता था, पहले तो जाके उर्दू की ख़बरें पढ़ो फिर सिंधी की। अब उस असनामे में पूरा बुलेटिन सिंधी वाला तर्जमा नहीं कर पाता था, तो मैं उर्दू बुलेटिन से पढ़ के और फिर उर्दू बुलेटिन से ऑन एयर ट्रांसलेशन करके और सिंधी में ख़बरें पढ़ा करता था। तो यूँ मैंने 37 बरस पाकिस्तान टेलीविज़न में गुजारे हैं। और जब इब्तदाई अयाम में तो वो वाहिद एक चैनल था पाकिस्तान में, ज़माने में थे ही नहीं, चैनल ही नहीं थे। नहीं, 73 में तो कोई नहीं चैनल, ये बाकी चैनल तो या 86 87 के बाद फिर तो वो ज़माना था कि जब आप जो टीवी पे आता होगा वो एक बड़ा सेलिब्रिटी जी होता बिल्कुल बिल्कुल ये, और हर कोई आपको जानता था। हर कोई जानता। और उससे पहले मैं रेडियो पे ख़बरें पढ़ता था। मैं तो कहीं अगर किसी दफ्तर में किसी के पास मिलने जाता था और मैं किसी से बात करता था तो वो सोच में पड़ जाता था कि ये है कौन। तो फिर मुझसे कहते थे कि जी आप हैं कौन। मैंने कहा क्यों, कहा आपकी आवाज़ बड़ी मानूस सी लगती है। तो मैं बताता था कि हाँ जी मैं रेडियो पे खबर में, हाँ कहते ये बात हुई ना तो हुई। और यही टेलीविज़न पे होता था कि टीवी पे खबरें पढ़ते थे, कहीं जाते थे किसी से मिलते थे तो वो चेहरा मानूस होता था। अब उनको याद नहीं आता था कि कब मिले किस। अच्छा मेमन साहब ये फरमाइए कि आपने एक बड़ी ज़िंदगी मीडिया पे रहे और आप एकेडमिक के शोबे से भी आपका ताल्लुक़ रहा है। आपने बड़े अदवार देखे, जी हाँ, बड़े लोगों को आते जाते देखा। उस वक्त के नौजवान और आज के नौजवान में आप कौन सा ऐसा बड़ा फ़र्क देखते हैं जो आप कहेंगे कि बड़ा प्रोमिनेंट है, उस वक्त ये था? सब बड़ा फ़र्क आ गया है। हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, मैं NSF में हुआ करता था। उस ज़माने में दो ही बड़ी तलबा तंजीमें थीं यूनिवर्सिटी में की सियासत में, जिनका किरदार होता था कि NSF थी और एक जमीयत थी। और कराची में जमात इस्लामी का असर रसूख बहुत था। ठीक है। तो हम जमीयत के ख़िलाफ़ हुआ करते थे, इलेक्शन वगैरह उनके ख़िलाफ़ लड़ते थे। इलेक्शन कैंपेन करके दोपहर को 1 बजे इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि पॉइंट की बसें 1 बजे शहर के लिए रवाना होना शुरू होती थी। ठीक है। तो उमूमन आर्ट्स वाले 1 बजे तक फारिग हो जाते थे, तो 1 वाले पॉइंट से निकल जाते थे। तो हम उस ज़माने में यूनिवर्सिटी में न कैफेटेरिया थी न कैंटीन थी। एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पुराना ब्लॉक आपने देखा है, उसके नीचे एक कैंटीन होती थी, वहाँ 1 बजे तक हर चीज़ ख़त्म हो जाती थी। हमने कभी भी जमीयत के किसी लड़के ने हमसे बुलंद आवाज़ें बात नहीं की। कभी हमने उनसे कोई, जब कैंपेन चल रही एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते थे, फिर आके एक साथ बैठते थे। उस ज़माने में गाउन पहन के जाना ज़रूरी होता था। क्लास में टीचर ग्रीन गाउन पहनता था, हम ब्लैक गाउन पहनते थे। मैं क्लास में जा रहा हूँ और मेरे पास गाउन नहीं है, कोई भी जो सामने गुजर रहा है स्टूडेंट, उसका गाउन छीना और ख़ुद पहना और चले गए। जानते भी नहीं थे कि वो कौन है। अब क्लास के बाद ढूंढ रहे हैं कि किससे गाउन लिया था, उसको गाउन दें। और इलेक्शन कैंपेन के बाद जब कैंटीन में जाके बैठते थे तो एक दूसरे के साथ मिलजुल के बैठते थे, घुल मिल जाते थे, और कोई ये तलखी कोई बात नहीं होती थी। कुव्वत बर्दाश्त हुआ करती थी लोगों में, कुव्वत बर्दाश्त जो आजकल नहीं है। मैं अभी का ही एक वाक़या बताऊँ आपको। कोई 10-12 दिन पहले मैं गाड़ी चलाते हुए जा रहा था, सिग्नल मेरा खुला हुआ था, मैं जा रहा था, और अभी भी मैंने आपको वाक़या और बताया। तो एक नौजवान बड़ी तेज़ी से गुजरा
मैंने ब्रेक लगा लिया, बच गया वो, लेकिन मेरी गाड़ी ने उसे हिट नहीं किया, लेकिन वो खुद इतनी उजलत में था, वो गिर पड़ा। जब गिर पड़ा तो मैं मुस्कुराया कि भाई बात ख़त्म हुई। उसने मुझे बड़े घूर के देखा, मुझे घूर के देखा और नाराज़गी का इजहार किया। तो मैं उतर के गया कि शायद इसे कोई चोट लगी। मैंने कहा क्या हुआ? कहने देख नहीं रहे हो तुम? मैंने कहा भाई देखना तो तुम्हें चाहिए, क्योंकि तुम्हारा सिग्नल बंद है, मेरा सिग्नल खुला हुआ है, भाई जा रहा हूँ, निकल रहा था तो और आपको तो शर्मिंदा होना चाहिए। मैं आपके बाप की भी शायद उम्र से बड़ा शख्स हूँ। हाँ, आपको तो खुद शर्मिंदगी होनी चाहिए, और आपको आप बजाय इसके कि माजरत ख्वाना रवैया इख्तियार करें, आप मुझ नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि जी देख नहीं रहे थे, मुझे ये नहीं मालूम था कि कोई शाही सवारी जा रही है तो मैं रुक जाता। तो ये जो क़ुव्वत बर्दाश्त आजकल के नौजवान से निकल गई है, उसने उसका असर सारे मुआशरे पे मनफी असर पड़ रहा है। आप देखें ज़रा सी बात पे सड़कों पे आप देखें एक्सीडेंट होता है या कोई बात होती है, 1 मिनट में गुथम गुथा हो जाते हैं लोग। कोई सब्र नहीं है, कोई तहम्मुल नहीं है, कोई इज़्ज़त एहतराम एक दूसरे का नहीं है। हमारे ज़माने में तो बड़ा इज़्ज़त और एहतराम था। हम अभी तक यानी बड़े गहरे भी दोस्त हैं, हमने कभी उनसे अबे तबे करके बात नहीं की और ना आज तक की है। लेकिन आज का नौजवान जो है वो जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, मैं समझता हूँ कि इसमें हम असातिज़ा का भी किरदार है। क्योंकि उस्ताद का काम सिर्फ तालीम देना नहीं है, उस्ताद को तरबियत भी करनी है, और वो तरबियत करके और उसे एक अच्छा इंसान बनाना है। और फिर क्योंकि बच्चा ज़्यादा वक्त घर पे रहता है, लिहाजा माँ बाप की भी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। हम तो जब छोटे थे तो हमारे पास तो पैसे भी नहीं होते थे, हमें दुआने मिलते थे। जब मैट्रिक में पढ़ते तो एक चवन्नी मिलती थी हमें। आजकल माँ बाप ये समझते हैं कि जी बच्चे को पैसे दे दो, गाड़ी दे दो, उसको ये दे दो, अब हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। अब वो उनको ये नहीं मालूम कि उनकी दोस्तियाँ किनके साथ हैं, उनको ये नहीं मालूम कि बेटा जब निकला है और रात गए आ रहा है तो ये क्या करके आ रहा है, किससे मिल के आ रहा है, इसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। वो ये समझते हैं कि हमने बच्चे को पैसे दे दिए, ये खुश और खुशहाल हो गया, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। नहीं, हमारी जिम्मेदारी तो और बढ़ गई है कि अगर हमने सारी ज़िंदगी सारी उम्र बस में सफ़र किया जब स्टूडेंट लाइफ में थे, जब टीचर भी हुए तो भी बसों में सफ़र करते थे, फिर एक टूटी फूटी वैगन हमने ख़रीद ली। लेकिन आज का बच्चा जो है, आज का मेरे बच्चे और मेरे बच्चों के बच्चे गाड़ियों में स्कूल गए, हम बसों में गए या पैदल जाते थे। स्कूल नज़दीक है, पैदल जाते थे या बस में जाते थे। और जब बहुत छोटे थे तो अब्बा का एक चपरासी था, वो साइकिल पे हमें ले जाके स्कूल छोड़ देता था, और साइकिल पे हम 2 भाई थे, एक को आगे बिठाता था, मैं पीछे कैरियर पे बैठता था। और वो उससे भी हम उस चपरासी से भी जो वालिद का था, हम उससे डरते थे और चाचा चाचा करके उससे बात करते थे कि तो कहीं वो नाराज़ ना हो जाए किसी बात। ये पुराने वैल्यूज़, पेरेंटिंग का सिस्टम, माइक्रो मैनेज करना, जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये इसके अलग अपने असरात थे। और वो वैल्यूज़ के साथ तरबियत घर से ही शुरू हो जाती थी। और हमें पता होता था कि लोगों की इज्जत कैसे करनी है, एहतराम कैसे करना है। आजकल हम कहते हैं कि डिजिटल मीडिया का ज़माना है, टीवी और सोशल मीडिया ने बड़ी तरक्की में बड़ा इजाफा किया। लेकिन साथ साथ हमने ये देखा कि वो जो वैल्यूज़ उस ज़माने के, जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं, जो उस वक्त थे, जो इक़्तिदार उस वक्त थे, जो आदाब उस वक्त थे, वो आज नहीं है, और उसका बिल्कुल बहुत फुकदान है। और इसका असर फिर आप देखेंगे कि इनसे अगली आने वाली नस्लों में पड़ेगा। पड़ रहा है ना, पड़ रहा है। मेरा बच्चे को आप कुछ न कहें, कुछ न बताएं, आपका अमल और फ़ैल बच्चे को सिखा रहा है। खुद आपका अमल और फ़ैल बच्चे को सिखा रहा है, वो देख रहा है और वो वही करेगा। हमारे वालिद साहब गुस्से के बहुत तेज़ थे, तो अगर कोई बात हो जाए तो घर में अम्मी पे वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते थे। जब मेरी शादी हुई
तो इब्तदाई अयाम में मेरा भी रवैया वैसा ही था कि अच्छा। कोई बात हो गई, वो जो आपने देखा उसी तरह से, हाँ। बीवी को झाड़ दिया, डांट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन कुछ अरसे बाद मैंने खुद रियलाइज़ किया कि ये तो बहुत ही बदसलूकी है कि जो मैं अपनी बीवी के साथ सलूक कर रहा हूँ, जो मेरी ज़िंदगी की साथी है, हाँ। और मैं अगर उससे कोई चीज़ सही नहीं भी हुई या मैंने जो कहा उसने नहीं किया, तो क्या हुआ? ये बात शाइस्तगी से भी कही जा सकती है या उसे समझाया जा सकता है। ये चीखना, चिल्लाना, डांट डपट करना, तो मैंने खुद रियलाइज़ किया और मैंने कहा कि ये मेरे बच्चे जो देख रहे हैं ये भी यही करेंगे, और अगर ये भी यही करेंगे तो इनकी ज़िंदगियाँ भी बड़ी तल्ख गुजरेंगी। तो मैंने अपनी तल्ख ज़िंदगी को शीरीं ज़िंदगी में बदला अपने रवैये से। अच्छा मेमन साहब, ये बताइए, गिवन योर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ विच इज़ फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, आप आज के यूथ के लिए कोई ऐसा पैगाम देना चाहें जो दें? देखें, यूथ के लिए बुनियादी पैगाम ये है कि एक तो उनमें अपने अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरे को हैसियत देनी चाहिए, दूसरे को अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए। ठीक है। हमारे यहाँ आजकल जो मुआशरा है उसमें करप्शन बहुत है, हर एक के पास करप्शन का पैसा है। उस पैसे के बलबूते पे, अब मैं आपको बताऊं कि मेरे कई दोस्त हैं जिनके बच्चों या बच्चियों की शादी हुई है और साल और 1.5 साल में वो शादियां ख़त्म हो गई। अब 2-3 केसेस में मैं सोशलॉजी से भी और सोशल वर्क से भी मुझे बहुत दिलचस्पी है, मैंने उन केसेस को एक्सप्लोर करना शुरू किया, इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि मसला क्या है और क्यों ये 1-1.5 साल में ऐसा हो गया। अब जहाँ आपका बच्चा हराम के पैसे पे पल रहा है, जहाँ आपको पैसे को आप पानी की तरह बहा रहे हैं, अब वो अगर उसकी शादी उस बच्ची की किसी ऐसी फैमिली में हो गई जहाँ वो सब कुछ नहीं है जो उसके घर में था, तो वो डिस्कम्फर्ट फील करती है और उसको या तो उसके माँ बाप को वहाँ शादी नहीं करानी चाहिए, और अगर करा दिए तो उसकी ये तरबियत करनी चाहिए कि बेटा आपको ये इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। तो ये हमारे माशरे में बड़ा आम हो गया है, तलाक़ों का होना, और इब्तदाई अयाम में 2-3 साल के अंदर हो रहा है। तो ये हमें, अगर क़ुव्वत बर्दाश्त दोनों मियाँ बीवी में हो तो कुछ दिन तक तो तलखी रहेगी, फिर वो तलखियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो उसका असर यूथ पे भी पड़ेगा। लेकिन यूथ के लिए मैंने, जैसे आपने कहा, ये पैगाम दूंगा कि एक तो वो बर्दाश्त उनमें अपने अंदर पैदा करें, दूसरे का इज़्ज़त और एहतराम करें, और जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं उस फील्ड में दयानतदारी से वो काम करें। अगर वो पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है, अगर वो दुकानदार है तो भी उसको दयानतदारी से काम लेना चाहिए, और अगर वो कोई अफसर है तो भी उसको अपने आप को अवाम का नौकर समझ के बात करनी चाहिए, अपने आप को उनकी सरकार समझ के नहीं रवैया इख्तियार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप तशरीफ़ लाए, बहुत सारी बातें हुई, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी बातों से हमारे नौजवान कुछ असर लेंगे, असर लेना चाहिए। ये जो डिटोरिएट हुआ है मॉरल वैल्यूज़ का आपके वक्त में और आज के वक्त में, वो एक बड़ी तादाद है डिटोरिएशन की, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है। बहरहाल अगर आज हम सब कुछ ठीक कर देते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाली नस्लों में इंशाअल्लाह वो सारी अच्छाइयाँ होंगी जो हम तलाश करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम अहमद साहब।